हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंडियस टू, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। आपने अपने सी इंटर में शुरू किया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू पढ़ा होगा जहाँ तक है, जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्री इन्वेंट्रीज, जो कि काफी हद तक इंडियस टू से कंपेरेबल है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना इंडियस टू। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का। ऑब्जेक्टिव टू प्रिस्क्राइब द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री as on the reporting date। रिपोर्टिंग डेट का मतलब है बैलेंस शीट डेट। अब कोई बिजनेस है, जैसे कि मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्री, ये पूरे साल कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्शन करती है। कभी कभार ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। अब इसने क्या किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की। अब कुछ ना कुछ इन्होंने प्रोडक्ट बनाए होंगे, प्रोडक्ट बनाए थे। अब क्या हुआ, इसमें से इतने प्रोडक्ट तो इनके बिक गए। अब ये दो प्रोडक्ट रह गए। अब इनकी वैल्यूएशन कैसे होगी? तो हमें बस इसी के बारे में सीखना है कि जो दो प्रोडक्ट बचे हैं इनकी वैल्यूएशन कैसे होगी। जो बिक गए वो तो बिक गए। अब ये जो दो प्रोडक्ट है इनकी हम किस कॉस्ट पे या फिर किस प्राइस पे इसको हम अपनी बैलेंस शीट डेट में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 30 मार्च को, तो सॉरी 31 मार्च को, उसको हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बैलेंस शीट डेट में। बस ये स्टैंडर्ड हमें इतना बताता है। अब हम सबसे इसमें एक चीज जो आ रही है जिसका नाम है इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है? तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री आप ही लिख लीजिए, मैं आपको नोटिंग कराने के बाद बता दूंगा कि डेफिनेशन इसका मतलब क्या है। ठीक है, लिखिए। इन्वेंट्री इज एन एसेट। इन्वेंट्री एक तरीके का एसेट है जिसको हमने रख रखा है। क्यों? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी आप लिखते जाइए, मैं आपको पूरा ये डेफिनेशन समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। held in the held in the process of production of finished good। held to be consumed in the process of production। held as spare parts and loose tools, ब्रैकेट में इसमें लिखना, only
if not covered under definition of PPE as per Ind AS 16। और यहाँ पे लिख लेना रॉ मटेरियल। अब डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलती है? इन्वेंट्री एक तरीके का असेट है जिसको हमने रख रखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसका मतलब ये है, हम जो भी अपना बिजनेस करते हैं, हम जहाँ से रेवेन्यू कमाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एमआरएफ की, जो कि टायर्स बेचती है, तो हमारे लिए उसका जो टायर है वो उसका फिनिश गुड्स है, जिसको हमने रख रखा है किसके लिए? सेल करने के लिए। सेल करने के लिए रख रखा है, उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड, जो कि हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, बस अब उसको बेचना है। अब दूसरा क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जैसे कि टायर बन रहा है किसी चीज से, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनसे होके गुजरता है वो, ठीक है। मान लो टायर के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, पहले उसको जो उसका चमड़ा होता है वो उसमें डालते हैं, फिर उससे कुछ और बनता है, उससे कुछ और, वो उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके वो मेल्ट होके बनता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जो उसमें प्रोसेसेस होते हैं उनको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, की उस पर काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है, कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनता है उसकी टेस्टिंग भी होती है, सब कुछ ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब जो हमने खरीदा है, जिससे हम अपना वो टायर बना रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूम्ड, जो कि कंज्यूम होगा किसमें? प्रोसेस में। ये जो है, ये जो प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, ये यहाँ से आया है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये ऊपर जाएगा, कंजम्पशन जब होगा ना इसका, प्रोसेस में कंजम्पशन होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अब एक बड़ा ही अलग तरीके का इसमें पॉइंट आता है, जिसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स। अब जैसे आपने कहीं भी देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो वहां पे बहुत सारे पेचकस हो गए या फिर प्लास हो गया, ये सब नट बोल्ट्स होते हैं, वो सब पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। लेकिन ये जो है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री में तभी काउंट होगा जब ये इंडिया 16 में कवर नहीं होता है। अब इंडिया 16 में क्या बोलता है कि अगर इनकी लाइफ 1 साल से ऊपर है, अगर इनकी लाइफ 1 साल से ऊपर है तो इसको हम पीपीई मान लेंगे। लेकिन अगर इसकी जो लाइफ है वो 1 साल से नीचे है तो हम इसको इन्वेंट्री की डेफिनेशन में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई किसकी? इन्वेंट्री की। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लिखते हैं क्या क्या नहीं आता है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री में। ये तो था कि क्या क्या आता है, अब लिखते हैं क्या क्या नहीं आता है। एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम स्कोप ऑफ इंडियस टू, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट, ए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे सारे के सारे शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब जो है इन्वेंट्री की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता। इसका एक अलग से इंडेस है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, जिसका नाम है इंडेस 09, 109, ठीक है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसका भी अपना खुद का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सॉरी इंडेस है। इसका नाम है इंडेस 41, जहाँ पे आपको डेफिनेशन सिखाई जाती है बहुत सारी कि क्या क्या एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। फिर आता है नंबर सी पॉइंट, जिसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेस 115, इंडेस 115। ये तो हो गया कि क्या क्या एक्सक्लूड है हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री से, ठीक है। एक मिनट, इसको इंडेस 115। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करेंगे
कि इन्वेंट्री को मेजर करना कैसे है। ठीक है, इसके लिए आप पॉइंट नंबर 4 डाल देना यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें बताया कि इन्वेंट्री को मेजर कैसे करना है। तो इसकी सिर्फ एक ही मेन लाइन है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर। इसका मतलब होता है इन्वेंट्री को हमें उसी चीज पे वैल्यू करना है, या तो कॉस्ट पे या एनआरवी में, इन दोनों में से जो भी चीज लोअर है, यानी कि दोनों में से जो भी चीज कम अमाउंट की है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट पे बैलेंस शीट में अपने। अब ये पूछते हैं कि लोअर क्यों, क्योंकि आपने जब 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा या फिर अपने फाउंडेशन में, एक प्रिंसिपल था अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। इसका मतलब होता है कि हम अपनी जो चीज है उसको हमेशा कम पे रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आपको आने थे 80 में से 70, आपने घर पे बता दिया 60 मार्क्स आएंगे, तो आपने प्रूडेंस है, आप प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो किया कि मान लो मेरे आने से वही 70, लेकिन मैं घर पे बताता हूँ कि 60 आएंगे। तो अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ गए तो ठीक ही है। तो आपने क्या किया, अपने जो मार्क्स हैं उसको नीचे पे वैल्यू कर दिया। ठीक है, यही प्रिंसिपल बिल्कुल यहाँ पे काम करता है कॉस्ट और एनआरबी में। अब हम ये चीज दिखाएंगे कि कॉस्ट में और एनआरबी की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आप एक काम कीजिए, इसके कॉस्ट के ऊपर एक पॉइंट डाल दीजिए, इसको बोलते हैं 1। ठीक है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। ठीक है, लिखिए पॉइंट 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसमें ना तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी, इसको आप डाल के लिखिए परचेज कॉस्ट। सेकंड आती है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। और थर्ड आती है हमारी अदर कॉस्ट। अब आप पूछोगे परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट या अदर कॉस्ट में क्या क्या आते हैं, ये हमें कैसे डिसाइड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले परचेज कॉस्ट की कैलकुलेशन सिखाता हूँ। ठीक है, इस पे आप यहाँ पे एक काम कीजिए, इस पे पॉइंट डाल दीजिए ए, इस पे आप पॉइंट डाल दीजिए बी, इस पे आप पॉइंट डाल दीजिए सी, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि परचेज कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, या फिर कन्वर्जन कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, या फिर अदर कॉस्ट की। तो ठीक है, मैं आपको पहले परचेज कॉस्ट की कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट डालेंगे, परचेज कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आता है देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आता है हमारा परचेज प्राइस, कि किस प्राइस पे हमने इसको परचेज किया। ठीक है, परचेज प्राइस, इसमें से अगर कोई भी डिस्काउंट माइनस करना है तो वो माइनस करेंगे। याद रखना यहाँ पे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट आता है। ठीक है, आपको जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे पी एंड एल में जो है क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि वो एक तरीके की हमारी इनकम है। हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिट साइड में जाएगा किसके, पी एंड एल के। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, या फिर हम इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम रिबेट,
क्योंकि हमने बहुत सारा माल एक साथ परचेज किया, ज्यादा क्वांटिटी में जब हम परचेज करते हैं तो हमें वॉल्यूम के हिसाब से रिबेट मतलब डिस्काउंट मिलता है। तो उसको हम एक तरीके से वॉल्यूम रिबेट भी बोलते हैं, तो या फिर इसको लिख सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा वॉल्यूम रिबेट। इसको हमें माइनस करना है। ठीक है। अब दो बहुत ही खतरनाक चीजें जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगी ही आएंगी, इसको हम बोलते हैं रिफंडेबल परचेज टैक्स ओनली इफ इट इज इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। अगर तो इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है और अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे। अगर इसमें जुड़ा हुआ है, मान लो आपने 100 रुपए का कोई डिब्बा खरीदा, उसमें 18% जीएसटी है तो 118 का हो गया वो, इसमें ये प्राइस जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, आपको ये जो 18 रुपए ये वापस मिल जाएंगे, तो हम इसको इन्वेंट्री में अपनी जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि भाई ये तो गलत हो गया ना फिर। अगर हम 18 भी जोड़ देंगे तो फिर पूरा इसकी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक है। इसको इसको हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे लिखिए रिफंडेबल टैक्स, जो कि हमें रिफंड हो जाएगा। रिफंडेबल परचेज टैक्स ओनली इफ इट्स इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस। ये जो परचेज प्राइस है ना ये वाला, ये ऊपर वाला परचेज प्राइस है, ये यहाँ पे। अगर ये परचेज प्राइस में इंक्लूड है ये वाला टैक्स जो मैंने आपको 18 रुपए दिखाया था, तो अगर ये परचेज प्राइस में तो ही माइनस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे रिफंडेबल टैक्स, सॉरी नॉन रिफंडेबल टैक्स परचेज टैक्स। नॉन रिफंडेबल मतलब कोई भी ऐसा टैक्स है जिसपे आपको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिल रहा है, तो वो तो आपकी कॉस्ट हुई ना। टैक्सेस जो भी है वो तो आपकी कॉस्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपए की चीज है, 18% इस पे जीएसटी लगा 118। अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको ये 18 रुपए का इनपुट टैक्स रेट तो मिलेगा ही नहीं, तो ये तो आपकी कॉस्ट बनी ना, तो हम इसको नॉन रिफंडेबल टैक्स में ऐड करेंगे। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स ओनली इफ, अगर ये पहले से ही जुड़ा हुआ है तो। अगर नहीं जुड़ा है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसका मतलब है ऑलरेडी हमने इसका एडजस्टमेंट दिखा दिया है। ठीक है। ओनली इफ इट्स नॉट इंक्लूडेड इन अवर प्राइस, ओनली इफ इट्स नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। ठीक है। और अब यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, ये तो मेन चीजें थी। अब जो भी है छोटी छोटी चीजें ही हैं। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, ये एक इसमें मेन चीज है कि कहाँ से कहाँ तक के। सप्लायर ने आपकी फैक्ट्री तक जो भी पहुंचाया, सप्लायर से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है वो इस परचेज प्राइस में जाएगा। ठीक है। जो फ्रेट है, फ्रेट आपने जो भी पे किया सप्लायर से, सप्लाई की लोकेशन से फैक्ट्री तक लाने का वो खर्चा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है। फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग, हैंडलिंग कॉस्ट, यहाँ पे बहुत तरीके की कॉस्ट आ सकती है, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, फिर हमारा आता है टोल चार्जेस हो गया।
और इसमें क्या क्या आ सकता है, एजेंट्स की कमीशन आ गई, और पेमेंट चार्जेस हो गया, शिपमेंट चार्जेस हो गया, इसको तोलने का जो भी खर्चा है वो आपने देखा होगा जगह जगह पे धर्म कांटे लगे रहते हैं, उसको तोलने का कुछ प्राइस होता है। और इस आगे लिख देते हैं एनी अदर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, परचेज, परचेज से रिलेटेड होनी चाहिए लेकिन वो, एनी कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज। इन सब का जब टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाती है हमारी परचेज कॉस्ट। इस पे हमने छोटा सा ए बनाया था ना, ये वही कॉस्ट है। ठीक है, परचेज कॉस्ट यहाँ पे हमारी आ गई। तो अब क्या क्या आपने देख लिया, परचेज कॉस्ट आ गई। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट की। इसके लिए एक पॉइंट बी बनाना है हमको, वहां पे हम बी पॉइंट बना लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वर्जन कॉस्ट वाला, इसको जरा ध्यान से देखना। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी अभी करवाऊंगा। कन्वर्जन कॉस्ट, अब कन्वर्जन कॉस्ट में आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो हो गया कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले वो बताता हूँ। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको परचेज किया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फिनिश गुड्स में। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे फिनिश गुड्स को आपको सॉरी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, लेबर और ओवरहेड्स। अब लेबर और ओवरहेड्स में क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक तो होता है फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जितना आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है। आप कितना भी प्रोडक्शन करो वो बदलेगी नहीं, उतनी की उतनी रहेगी। जैसे कि आपका जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहां का आपका फैक्ट्री का जो रेंट जाता है, वो आपका एक तरीके का फिक्स कॉस्ट है, यानी कि उसमें कितना भी प्रोडक्शन करो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं आपकी जो लेबर है वो आपकी क्या है, जो आपके लेबर जो काम करती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी उतना ज्यादा बिल आएगा, तो एक तरीके क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मेन चीज हम इसमें ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो एक यूनिट का चार्ज, यूनिट का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, आप पूरा लिखते जाइए, मैं आपको हल्के हल्के पूरा समझा दूंगा। कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब इसके नीचे एक चार्ट बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखिए लेबर, या तो एक तो लेबर होगा और एक तो होगा ओवरहेड्स हमारे। ठीक है, लेबर प्लस ओवरहेड्स। अब यहाँ पे देखिए,
लेबर एंड ओवरहेड्स में यहाँ पे एक तरीके की होती है फिक्स कॉस्ट, और एक हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट इधर लेते हैं क्योंकि ये इजी है, फिक्स कॉस्ट में थोड़ा कैलकुलेशन का बहुत सारा मैटर है। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट तो थोड़ा इजी होता है। इसमें क्या है, इसके नीचे लिखिए। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का मतलब देख लेते हैं। इट वेरीज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज per unit cost will be same, but total cost will vary। एक यहाँ पे मेन चीज ये लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट is always absorbed on actual production। इसको एक बार हाईलाइट कर लेना आप, एक्चुअल प्रोडक्शन को। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने प्रोडक्ट बनाए जिसकी कॉस्ट है 10,000। अब मान लो 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें क्या है, एक चीज 100 रुपए की पड़ी हमको, 100 रुपीज की एक चीज। अब इसमें क्या है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट एकदम सेम है। मतलब आप चाहे 50 लाख बनाओ, 50 लाख बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अमाउंट उसका सेम ही आएगा, यानी 100 रुपए एक का हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, टोटल में जो है ये जो अमाउंट है ये मतलब बढ़ता जाएगा। आप इसको मान लो आपने इसको बना दिया 200 बना रहे हो, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 20,000। अब इसमें क्या है, पर यूनिट कॉस्ट तो एकदम सेम है, 100 रुपीज। मतलब आप इसमें ऐसा है कि 200 रुपए आपने बनाया, मतलब 100 यूनिट तो सेम है, लेकिन उसमें क्या है, प्राइस टोटल में बढ़ता जा रहा है। पर यूनिट कॉस्ट सेम है लेकिन टोटल प्राइस बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है, एकदम सेम अमाउंट, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट, वो जो है कम होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने 10,000 का मान लो 10,000 का बनाया, और उसमें 100 प्रोडक्ट्स है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट इसमें 100 है। ठीक है, अब वही मैं आपको फिक्स कॉस्ट में दिखाता हूँ। फिक्स कॉस्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे आप दो बाइफरकेशन कर देना, छोटे छोटे। पहले आप, या फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, वरना आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज फिक्स्ड irrespective of एक्चुअल प्रोडक्शन। ये फिक्स रहता है, चाहे कितना ही प्रोडक्शन करो, रेंट आपका फिक्स ही रहेगा। और पर यूनिट कॉस्ट तो आपको पता ही है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 है, तो 200 को कुछ और होगी, 300 की कुछ और होगी। ठीक है, ये लेकिन फिक्स रहता है, जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें डेट करके लिखिए, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट में वेरी, वो तो वेरी कर सकता है, बट टोटलिटी में सेम रहेगा। बट टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स्ड।
अब इसमें हमें पता है कुछ दिक्कत आती है इसको अपोर्शन करने में। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप दो बाइफर्केशन करना नीचे इसके, ठीक है। एक शेप देते हैं, यहाँ पे थोड़े नीचे करते हैं आगे इसको, वहाँ पे स्पेस की कमी होती है। एक और शेप ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लिखते हैं। आप पहले लिखिए, मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल दूंगा आप, ठीक है। आप पहले नोट कीजिए, आपको अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इफ नॉर्मल प्रोडक्शन ग्रेटर देन एक्चुअल, इस केस में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट इज एब्जॉर्ब ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन, विच में लीड टू अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स which will be charged to P&L। ठीक है, इसमें आप अंडर ऑब्जॉर्प्शन को कलर हाईलाइट कर लेना, वैसे यहाँ पे लिखेंगे। इफ नॉर्मल इज सॉरी लेस देन और इज लेस देन एक्चुअल प्रोडक्शन, इस केस में क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट will be absorbed on actual production, which leads to over absorption of overhead presented as reduction in। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। इसका एक एग्जांपल नोट करेंगे, इससे ये बेहतर से समझ में आएगा, फिर मैं आपको ये पूरा पढ़वाऊंगा अभी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल नोट करने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ। एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 6 लाख मान लो। नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है?
20,000 यूनिट्स हमारी फिक्स कॉस्ट, यानी कि आप एक तरीके से उसको रेंट मान लो, हमारी फैक्ट्री का रेंट मान लो 6 लाख है, और हम उस फैक्ट्री में 20,000 यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये था कि 6 लाख इसका रेंट है और 20,000 यूनिट्स हम नॉर्मली प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये हमारा एक तरीके से एस्टिमेट है कि हमें इतना तो बनाना है। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन इसमें दो केस लेते हैं। एक्चुअल कितना बना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 18,000 यूनिट्स। और बी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 25,000 यूनिट्स। अब इसका मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बीच पर लाइन खींच लेते हैं इसके। यहाँ पे 18,000 यूनिट्स वाला केस करते हैं अपन लोग, यहाँ पर 25,000 यूनिट्स। ठीक है। ये कौन सा केस है, आपको केस बाद में लिखवाता हूँ। ठीक है। फिक्स कॉस्ट इसकी कितनी थी, 6 लाख। अब फिक्स कॉस्ट हमारी 6 लाख रुपीज है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना आएगा। एक मिनट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इससे पहले मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ वो लिखा क्या था। देखो, अगर हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है किससे, एक्चुअल प्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। यही तो केस है ना। ये देखिए, हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन है इतना बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 18,000। नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। तो इससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट इज एब्जॉर्ब और नॉर्मल प्रोडक्शन, मतलब जो है इसका नॉर्मल प्रोडक्शन पे फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा। इसका सबसे एक इजी तरीका ये है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा नॉर्मल और एक्चुअल इन दोनों में से जो भी हायर होता है उस पे एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे आप लिख भी लेना कि फिक्स कॉस्ट विल बी रिकवर्ड ऑन whichever is higher, which normal production और actual production whichever is higher। यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है। मैं आपको नीचे से लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखना, 6 लाख डिवाइड बाय एक्चुअल, और कितना था, एक्चुअल कितना था, 20,000। अब यहाँ पे एक्चुअल क्यों आया, यही सब पूछ रहे होंगे ना। तो मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। तो 20,000 और 80,000 में से हायर कौन सा है, 20,000। तो इस पे रिकवर होगा, यानी कि 30 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब ये है हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपीज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हुई हुई कितनी, फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कितनी हुई, अब हम ये देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब, यानी कि हमने 18,000 यूनिट्स बनाई, इनटू कितनी होनी चाहिए थी, इतनी। तो 5,40,000 रुपीज। यानी कि हमने पता है क्या किया, हमारा एक गोडाउन था जिसका रेंट था 6 लाख रुपीज, जिसमें 20,000 यूनिट्स बन सकती थी, लेकिन हमने 18,000 यूनिट्स ही बनाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेबर ने कम काम किया, छुट्टी हो गई, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण 2,000 यूनिट्स कम बनी। अब बननी कितनी चाहिए थी, 20,000। तो हमारा जो रेंट होता उसका जो एब्जॉर्प्शन, यानी कि पर यूनिट जो है 30 रुपीज उस पर एलोकेट होता। लेकिन अब बना कितना है, बना सिर्फ 18,000 यूनिट्स है। तो 18,000 इंटू 30 मतलब 5,40,000 ही हम रिकवर कर पाए 6 लाख में से। तो जो 60,000 है इसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमने कम रिकवर करा। एक तरीके से ये हमारा नुकसान है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुरंत के तुरंत डाल देंगे। ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। फिक्स कॉस्ट अनऑब्जर्व, अनऑब्जर्व कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अनएब्जॉर्ब इज इक्वल टू
6 लाख टोटल था, -5,40,000 हमने रिकवरी कर ली, तो टोटल कितना बचा? 60,000। ये जो 60,000 है ये P&L की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा लॉस है। इसको हम क्या करना है, हमें डेबिट करना है किसमें? P&L में। एक यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख लीजिए, लिखवा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको बाद में याद रहे, सितारा डाल के। ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये जो लाइन है ये मैं आपको इस केस के बाद समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब ये पहला केस तो खत्म हो गया, अब मैं आपको इसका टेक्स्ट एक बार पढ़वा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए, इफ नॉर्मल प्रोडक्शन एंड इस नॉर्मल प्रोडक्शन अगर ज्यादा है किससे? एक्चुअल से, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब होगी किस पे? नॉर्मल प्रोडक्शन पे। यानी कि जो चीज ज्यादा होगी, नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा है तो इस केस में किस पे हो रही है? नॉर्मल पे। और यहाँ पे क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे किस पे होगी? एक्चुअल पे। ये केस पे मैं अभी आता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? अंडर ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अंडर ऑब्जॉर्प्शन होगा जिसको हम चार्ज करेंगे किसमें? P&L में। अब यही केस आप एक बार देख लेना, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट थी 6 लाख, डॉलर प्रोडक्शन था 20,000, एक्चुअल प्रोडक्शन था 18,000। पहला केस है ये। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 6 लाख है। फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 30 पर यूनिट हमारा ये आ जाएगा, जिसमें फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कितनी हुई हमारी? 80,000 इंटू 30, क्योंकि 30 पर यूनिट है। इसको हम एब्जॉर्प्शन रेट जो है, इसका हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हमेशा यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो एक्चुअल और नॉर्मल में ज्यादा है। यहीं पे अगले केस में यहाँ पे 25,000 यूनिट आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 21,000 यूनिट्स होता तो यहाँ पे 21,000 यूनिट्स आता। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब का यहाँ पे कितने हुई? 5,40,000। अब कितनी होनी चाहिए थी? 6 लाख हमें एब्जॉर्ब करनी थी, लेकिन हुई हो कितनी पाई? 5,40,000। जिसका जो 60,000 इसका जो इफेक्ट है इसको हम P&L में डेबिट साइड में डाल देंगे। और अगला पॉइंट अब हम करने जा रहे हैं जो कि सेकंड केस है। ठीक है, ये इस केस के नीचे मैं डाल देता हूं आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए। नॉर्मल इज ग्रेटर देन एक्चुअल, आप इसको बाद में देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्चुअल ग्रेटर देन नॉर्मल। चलो इस केस को अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सेम फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 25,000। क्योंकि एक्चुअल ग्रेटर है नॉर्मल से, तो आपने टेक्स्ट में क्या पढ़ा था? यहाँ पे क्या लिखवाया था मैं? फिक्स कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब ऑन एक्चुअल। ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे ये वैल्यू होगा, जिससे क्या होगा? ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी कि हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने बनना तो 20,000 चाहिए था लेकिन बना कितना? 25,000, क्योंकि हमारा लेबर एफिशिएंट है, उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, जिससे क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट सबसे मेन है, ये जो पॉइंट है यही एग्जाम में आता है ज्यादातर। ठीक है, तो इस पे आप 3 स्टार मार्क कर लेना। इसका ट्रीटमेंट अब दिखाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ₹24 पर यूनिट। यानी कि इसमें क्या है? 24 रुपए लग रहा है एक यूनिट को बनाने में। इससे क्या हुआ? मैंने आपको बोला था ना, जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जाएगी फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। तो इसमें क्या आ गया? 24 पर यूनिट आ गया, मतलब एक यूनिट बनाने पे 24 ही रुपए हमारा खर्च हो रहा है। अब इसमें क्या होगा देखो, 25,000 हमारी यूनिट्स बना, तो 30, ये जो 30 है इसमें से हम माइनस करेंगे 24। हमारा लगना चाहिए था 30 यूनिट्स, 30 पर यूनिट, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। 30 यूनिट्स हमारा लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना? 24 ही लगा। तो हमें क्या हुआ? 6 रुपए का एक तरीके से मुनाफा हो गया।
भाई एक तरीके से तो हमारा मुनाफा ही है ना, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। तो इससे क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हो गया किसमें, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट। एक तरीके से तो हमारा इंक्रीज हो गया ना प्रॉफिट में, कितने, 6 रुपए से, 6 रुपए, और बना कितना हमारा टोटल, 25,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट में इंक्रीज कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए का हमारा टोटल प्रॉफिट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक तरीके से इंक्रीज हो गया कितना, 1.5 लाख का। ठीक है। अब इससे क्या है, यही लाइन जो मैंने आपको लिखवाई थी नीचे, अब उसको पढ़ते हैं एक तरीके, क्या लिखा हुआ है उसमें, ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ओवर ऑब्जॉर्प्शन था किसका, फिक्स कॉस्ट का, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस हो रहा है, आपने देख लिया वहां पे ऊपर हो रहा है। और इससे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही केस था जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था, यही जो है सेकंड केस, मैंने इसका एक छोटा सा लाइन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अंडर ऑब्जॉर्ब से कुछ नहीं हुआ, ओवर ऑब्जॉर्प्शन हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे किसमें, अपने पीएनएल में, क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट। ठीक है। तो यहां तक तो आपका एक मेजर पोर्शन हो गया। अब आपका सिर्फ अदर कॉस्ट बचा है, वो मैं अपने अगले लेक्चर में करा दूंगा, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेना, पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, अब इसका थोड़ा ही पार्ट बचा है, अगले लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे अपने ऐसे ही मॉड्यूल के। ठीक है, थैंक यू।